हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 3 और इस वीडियो में हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने वीडियोस किए हैं उनमें हम देख चुके हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1600 जिसके अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी। उसके बाद में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्ट हम देख चुके हैं। आज हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 भी कहा जाता है। अब ये सेंट हेलेना क्या है इसको समझते हैं। आप मैप में देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंट्री है यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पे कंट्री है हमारा इंडिया। इंग्लैंड का जब ट्रेड रूट हुआ करता था वो आपको पता है, ये लोग अटलांटिक ओशियन से होते हुए इंडियन ओशियन से इंडिया में आते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है एक लोकेशन थी केप ऑफ गुड होप जिसको डिस्कवर किया था पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोमी डियाज ने। उसी एज ऑफ डिस्कवरी में बहुत सारे और भी आइलैंड डिस्कवर किए गए थे और उन्हीं आइलैंड्स में से एक था सेंट हेलेना आइलैंड। ये आप बीच वाला आइलैंड देख पा रहे होगे, ये है सेंट हेलेना आइलैंड। इसको 1502 में पुर्तगीज नेविगेटर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि इस आइलैंड के ऊपर इंग्लैंड का कब्जा हो जाता है और इंग्लैंड के लिए जो कब्जा करते हैं वो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश क्राउन 1657 में एक चार्टर इशू करते हैं। सेम चार्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 1600 में इंडिया के कंटेस्ट में बना था। अगर हम देखें तो सेंट हेलेना के कंटेस्ट में जो बना था वो था 1657 का चार्टर। ठीक है, तो आप इन दोनों चार्टर को कंफ्यूज मत करना। 1600 का चार्टर जो बना था वो था इंडिया के लिए, 1657 का जो चार्टर बना था वो बना था सेंट हेलेना आइलैंड के लिए। ठीक है, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे रूल करती रही। 1833 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का इसके ऊपर रूल खत्म करके अब सीधा का सीधा ब्रिटिश टेरिटरी बन गई और जिसके ऊपर डायरेक्ट रूल हुआ करता था ब्रिटिश क्राउन का। तो इतनी ही इस एक्ट की इंपॉर्टेंस है और सिर्फ इसी वजह से ही इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना की एक और भी इंपॉर्टेंस है। 1815 में नेपोलियन को इसी आइलैंड पे कैद किया था और इसी आइलैंड के ऊपर 1821 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है। तो ये हिस्टोरिकली ये दो इंपॉर्टेंस है सेंट हेलेना आइलैंड की। अब आगे देखते हैं। दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट, इसको हम देख चुके हैं अभी कि क्यों इसको सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, 20 इयर्स कंप्लीटेड फॉर 1813 चार्टर। अब ये यहाँ पे देखिए 1793 में एक चार्टर की सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसके अंदर अगले 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट को रिजर्व कर दिया था। ठीक है, फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट, उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे के सारे ट्रेड मोनोपोली के राइट अबॉलिश कर दिए थे। ठीक है, और अगले 20 साल के लिए इसमें भी ये दोनों के ऊपर राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना कर सकते हो। चाइना के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड हुआ करता था मैक्सिमम वो ओपीएम का हुआ करता था और इंडिया के साथ में उनका जो ट्रेड था टी कमोडिटी में वो भी बरकरार रखा। तो ये दोनों के दोनों जो प्रोविजन थे वो 1813 के एक्ट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन दोनों चीजों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी। अब उस मोनोपोली का भी जो 20 साल का जो टेन्योर था वो पूरा हो गया था। कब? 1833 में। तो इस वजह से 1833 एक्ट आया इन पुराने इन जितने भी प्रोविजंस थे उनको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन इंग्लैंड। अब एक चीज देखिए, 1831 में इंग्लैंड में इलेक्शन हुए और वहां पे एक नई पार्टी इलेक्शन में जीत के आई। उस पार्टी का नाम था विग पार्टी। आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन के बाद में कोई नई पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो उसकी पॉलिसी पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो सेम वे से जो नई पार्टी बन के आई विग पार्टी, उसके जो आइडियाज थे वो डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। उनकी जो पॉलिसीज थी वो एक तो थी फ्री ट्रेड की, कि जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड होता है अपनी कॉलोनीज के साथ में वो सारा का सारा ट्रेड फ्री हो और जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों की वहां पे इक्वल राइट्स हो। ठीक है, दूसरा उनके आइडियाज काफी लिबरल थे। इन्होंने जो भी पॉलिसीज फॉलो की वो बहुत लिबरल थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोविजन है कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं क्लियर करके आपको थोड़ा सा चीज समझाता हूँ। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से लॉज थे इंडिया में पहले, यानी कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी थी जो इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ बनाती थी। सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो चार्टर इशू करते थे उनमें कुछ लॉज होते थे। उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक्ट पास करती थी उन एक्ट में लॉज होते थे। उसके बाद में इंडिया में गवर्नर जनरल और एक काउंसिल होती थी, वो काउंसिल भी अपने अपने टेरिटरी के लिए कुछ लेजिस्लेचर पास करती थी।
वो भी लॉ की डेफिनेशन में आते थे। उसके बाद में आपने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, तो सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ जुडिशियल पावर्स थी और ये भी कुछ लॉज वगैरह फ्रेम करता था। ठीक है, उसके बाद में तीनों प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसीज को 1726 में जो चार्टर आया था उसके अंदर ये पावर दे दी गई थी कि अपने अपने टेरिटरी के लिए ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होंगी, वहां पे अपने अपने लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखेंगे कि इतने टाइप के लॉज इंडिया में ऑलरेडी प्रिवलेंट थे। अब इन्हीं सभी चीजों को कोडिफाई करने के लिए, क्योंकि अब इतने ज्यादा लॉज होंगे, कानून होंगे, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना तो बहुत ही लाजमी है। इसी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए 1833 के एक्ट में ये महसूस किया गया कि इन सभी कानूनों को कोडिफाई किया जाए। ठीक है, तो ये भी एक 1833 के एक्ट के पीछे एक मेन रीजन रहा। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड यूरोप। यूरोप और इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। अब इसमें समझिए, जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के अंदर मशीन्स की डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट इनकी जो मेन डिमांड थी वो थी रॉ मटेरियल की। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिल सकता था? इंडिया जैसे कंट्री से। इंडिया रॉ मटेरियल के मामले में बहुत ही रिच कंट्री रहा है, तो रॉ मटेरियल के लिए इंग्लैंड और पूरा का पूरा यूरोप डिपेंडेंट था इंडिया पे। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या किया कि ताकि ये रॉ मटेरियल इंग्लैंड में आना इजी हो, उसके लिए कुछ प्रोविजन किए गए, जैसे कि फ्री ट्रेड वाला एक था ऑप्शन जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो इस टाइप से काफी सारे प्रोविजन इस एक्ट में किए गए थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजन बने 1833 के चार्टर एक्ट को लेके। इसी वजह से 1833 का चार्टर एक्ट आया था। अब देखते हैं 1833 चार्टर एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है, इट वॉज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ये फाइनल स्टेप कैसे हुआ 1833 का चार्टर एक्ट? हमने देखा था कि 1773 में एक एक्ट आया था जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्यों कहा जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन? क्योंकि आपको पता है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये पूरी की पूरी जो टेरिटरी है, ये टेरिटरी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आती है। तो इस टेरिटरी के ऊपर जिस गवर्नर का रूल होता था वो था गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और इधर मद्रास प्रेसिडेंसी, तो यहाँ पे जो थे वो थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये दोनों के दोनों जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसीज को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबॉर्डिनेट बना दिया था। यानी सारी की सारी पावर कहाँ पे आ गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में। तो इस टाइप से क्या हो गया पावर का यहाँ पे? सेंट्रलाइजेशन। सेम वे से अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1833 के एक्ट में, तो इसमें क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसी को अब चेंज करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी अब जितनी भी इंडियन टेरिटरी होगी, उस सारी टेरिटरी की जो पावर होगी वो किसके पास होगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये आपको ध्यान होगा, हमने उस एक्ट में पढ़ा था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर आ जाए क्वेश्चन कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो भी कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये याद रख लेना। और साथ में एक चीज और कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू बने थे? तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो एक ही पॉइंट में इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो टेरिटरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस सारी टेरिटरी के ऊपर एक ही बंदे की अथॉरिटी होगी और वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको रब करके। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये हमने अभी ऊपर देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस एक्ट डिप्राइव्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास विद देयर लेजिस्लेटिव पावर। ये बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर किस एक्ट के थ्रू मिली थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1726। और इनकी लेजिस्लेटिव पावर किस एक्ट के थ्रू छीन ली गई वापस? 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। अब ये सारी की सारी पावर 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंग किसको मिल गई? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको मिल गई। अब उसी के पास में सारी की सारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी के लिए। यानी अब ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है उसके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ही लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द लॉज मेड अंडर दिस चार्टर वर टू बी कॉल्ड
as act, whereas laws made under previous acts were called as regulations। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि स्टार्टिंग में जिस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसका नाम पड़ा ही इसीलिए था क्योंकि इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ रेगुलेशंस थी, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस जितने भी एक्ट्स आए थे उन सभी एक्ट्स में जो भी लॉज फ्रेम हुए उन सभी लॉज को क्या कहा गया, रेगुलेशंस। और इस एक्ट के अंदर जो भी लॉ फ्रेम हुए उनको क्या बोला गया, एक्ट्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे एग्जाम्स में सीधा का सीधा ये क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल एक्सपेंडेड एंड नाउ द मेंबरशिप वाज 4। आप एक चीज ध्यान रखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले फॉर्म हुई थी गवर्नर जनरल की काउंसिल और उस टाइम पे उसके मेंबर थे 4। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में और पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसकी मेंबरशिप घटा के कर दी थी 3 मेंबर की, ठीक है। अब वापस से 1833 के एक्ट में ये मेंबरशिप को इंक्रीज कर दिया और दोबारा से कितनी मेंबरशिप हो गई, 4 की मेंबरशिप, ठीक है। अब ये फोर्थ मेंबर था कौन, तो द फोर्थ मेंबर हैज बीन गिवन द लिमिटेड पावर ऑफ लीगल एडवाइजर एंड नॉट एंटाइटल्ड टू वर्क एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल। यानी ये एक लो मेंबर ही बना था, जो फोर्थ मेंबर था वो कौन था, एक लो मेंबर। इसके पास में सिर्फ और सिर्फ लो रिलेटेड ही पावर्स हुआ करती थी। ये न तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फुल टाइम मेंबर था, न ही इसके पास में और कोई अथॉरिटी थी सिवाय लीगल एडवाइजर के, ठीक है। तो ये फोर्थ मेंबर था कौन, तो लॉर्ड मैकोले वाज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर, ठीक है। तो जो फोर्थ मेंबर बना सबसे पहले वो कौन था, लॉर्ड मैकोले। तो क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि 1833 के एक्ट में लीगल एडवाइजर किसको बनाया गया, तो लॉर्ड मैकोले। अब इन्हीं के अंडर एक लॉ कमीशन भी फॉर्म किया गया, ये फॉर्म किया गया 1834 में, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकोले और इसके जो अदर मेंबर थे वो थे कैमरून, मैकलियोड एंड एंडरसन। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट लॉ कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय विच एक्ट। तो अगर एक्ट की बात आए तो आपको पता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन विच ईयर, तो 1834। अगर बात आए कि चेयरपर्सन कौन था, ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन थे, लॉर्ड मैकोले। बस ये 3 क्वेश्चन ही आएंगे, आपको बस इतना ही देखना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इसको काम क्या दिया गया, टू कोडिफाई लॉज, ठीक है। उसी काम को करते हुए इन्होंने 1837 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट का नाम रखा गया मैकोले कोड। क्या क्या आउटकम थे इस फर्स्ट लॉ कमीशन के वो देख लेते हैं। एक तो इसने कोडिफाई किया सिविल प्रोसीजर कोड को और वो कब पास हुआ था, 1858 में। लेकिन जो आज की डेट में जो हम प्रेजेंट फॉर्मेट में जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 और जो पहला सिविल प्रोसीजर कोड आया था वो आया था 1858 में। यानी इसके 50 साल के बाद का जो बना है सिविल प्रोसीजर कोड वो हम आज के डेट में प्रेजेंट डे में हम फॉलो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड ये कब बना, 1860 में। कब इसको लागू किया गया इंडिया में, 1862 के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इंडियन पीनल कोड फॉर्म कब हुआ था, 1860 में। लागू कब हुआ था, 1862 में। ये बहुत बार एग्जाम्स में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी पहली बार कब बनाया गया था, 1862 में। लेकिन बाद में 1973 में इसको अमेंड कर दिया गया बाय 41st लॉ कमीशन। तो और हम आज की डेट में जो यूज करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो हम देखते हैं सीआरपीसी ऑफ 1973 का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है कंपनीज कॉमर्शियल प्रिविलेजेस वर अबॉलिश्ड। तो कंपनी का आप एक चीज देखिए, 1600 से लेके 1830 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर। लेकिन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को रिड्यूस करके सिर्फ चाय और चाइना के साथ में ट्रेड को लिमिटेड कर दिया था। यानी टी एंड चाइना के साथ में जो ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसी के अंडर उसको मोनोपोली थी। लेकिन अब 1833 के चार्टर एक्ट से ये दोनों मोनोपोली भी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ये कह दिया कि जो टेरिटरी आप लोगों ने एक्सपेंड की है इंडिया के अंदर उस पूरी टेरिटरी के ऊपर यानी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इस पूरी टेरिटरी के ऊपर आप पॉलिटिकल बॉडी के जैसे रूल करो, ठीक है। और आप किसके लिए रूल करोगे, जो ब्रिटिश क्राउन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउड टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इट्स टेरिटरी एज ए ट्रस्टी फॉर हिज मैजेस्टी हर ईयर्स एंड सक्सेसर्स। यानी जो वहां का क्राउन होगा चाहे वो क्वीन हो या किंग हो उसके अंडर ही वो काम करेगा और उसके अंडर ही इस पूरे की पूरी टेरिटरी की देखरेख करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स वर अलाउड टू ट्रेड, बाय लैंड, होल्ड ए प्रॉपर्टी एंड टू सेटल इन इंडिया। एक बार इसको रब करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक थी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन
इसकी ट्रेडिंग मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया 1833 में कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं दो टाइप से। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली किस एक्ट के थ्रू खत्म की गई? एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो आपको आंसर देना है कि वो सारे प्रोविजन थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। अगर आए कि कंप्लीटली ट्रेड मोनोपोली किस एक्ट के अंदर अबॉलिश की गई, तो उसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जो चार्टर एक्ट 1833 था उसमें और 1813 में थोड़ी सी सिमिलैरिटी थी। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया था इंडिया के अंदर अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, और 1833 में क्या कर दिया कि जितने भी यूरोपियन और ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है उसको बाई और सेल कर सकते हैं, यानी आप सेल करो परचेज करो जो भी करना है। ठीक है, इस तरीके से वो यहाँ पे आके इंडिया को उन्होंने एक क्या बना लिया, कॉलोनी। तो ये जो फर्स्ट टाइम पे चार्टर ने जो प्रोविजन किया गया उसमें क्या किया कि इट लीगलाइज द कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी किस एक्ट के थ्रू बना? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वाज रिप्लेस्ड बाय मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर था इंडिया में वो कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसके अंदर काम करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो मेंबर थे वो कौन होते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके लिए काम करती थी? ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप पहले से ही वाकिफ हो। यहाँ पे हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो इस एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया, जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे इस ऑफिस का नाम चेंज करके अब रख दिया मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। ठीक है, यानी होगा ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही मेंबर, लेकिन अब इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कह देंगे? मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देयर वाज ए प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा एंड फोर्ट विलियम बट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए, आपको पता है कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी है वो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी तीनों प्रेसिडेंसीज में। तो इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी का यहाँ पे पार्टीशन कर दिया जाए। एक साइड जो वेस्टर्न साइड है वो आगरा प्रेसिडेंसी बना दी जाए और जो ईस्टर्न साइड है वो बंगाल प्रेसिडेंसी बना दी जाए। लेकिन ये वाला प्रोविजन कभी लागू ही नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट टाइम द सिस्टम ऑफ मेरिट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंडियंस। आपने देखा था 1813 के अंदर सबसे पहले एक प्रोविजन किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज को लेके कि जितने भी इंडियन हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दी जानी चाहिए, और उसके लिए 1 लाख रुपए एनुअली खर्च करने का प्रोविजन था, और वो खर्च कौन करता? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया 1833 में? इस एक्ट में ये किया गया कि जितने भी इंडियंस हैं उनको अब सर्विसेज में इंक्लूड किया जाएगा, और उस सर्विसेज की जो कंडीशंस होंगी वो होंगी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ मेरिट, न कि उनका रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, ये सब उनके रीजंस नहीं होंगे। यानी ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करवा दिए गए और उनको फ्री पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया गया। ठीक है, अब वो सीधे के सीधे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट बन सकते थे इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये एक पहला स्टेप था कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, तो ये प्रोविजन किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और इसी क्राइटेरिया को क्या कहते हैं हम? सिस्टम ऑफ मेरिट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देयर वाज एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। However, this provision was negated after the opposition of Court of Directors. तो जो 1833 का चार्टर एक्ट का जो प्रोविजन था ओपन कंपटीशन वाला, वो अबॉलिश हो गया किसकी वजह से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया था कि ओपन कंपटीशन से सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो लंदन के अंदर एक कॉलेज है उसके अंदर होगी, और इस कॉलेज का नाम था हेलीबरी इंपीरियल कॉलेज इन लंदन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देयर वाज ए प्रोविजन टू अबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया एंड फाइनली बाय एक्ट ऑफ 1843 स्लेवरी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम इंडिया। तो इसी एक्ट के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो विग पार्टी थी उसकी कुछ पॉलिसीज थी लिबरल पॉलिसीज। तो लिबरल पॉलिसीज का ही एक ये रिजल्ट था कि उन्होंने इंडिया के अंदर से स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए प्रोविजन किया इस एक्ट में। और 1843 के अंदर जिस टाइम पे ये स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश हुआ उस टाइम पे इंडिया के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिस टाइम पे स्लेवरी सिस्टम इंडिया में अबॉलिश किया गया, कौन से ईयर में अबॉलिश किया गया? तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रख। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द एक्ट इंक्रीज द बिशप्स टू 3 and made the Bishop of Calcutta as the Metropolitan Bishop of India। तो 1813 के एक्ट में आपने देखा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था इंडिया के अंदर। ठीक है, और उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज का काम था टू एजुकेट द इंडियंस।
ठीक है, एजुकेट किस चीज में करना, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना। तो अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 1833 के एक्ट में क्या कर दिया गया, जो बिशप्स हैं उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया। बिशप्स कौन होते थे, ये जो पादरी हैं ये इनको बिशप्स बोला जाता है। और जो कलकत्ता का जो बिशप था उसको क्या बोल दिया गया, मेट्रोपॉलिटन बिशप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी। इसमें क्या था, सबसे पहला जो प्रोविजन किया गया था कि बाय द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इट पेव्ड द वे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, इधर है मद्रास प्रेसिडेंसी और ऊपर है ये सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी। अब इन तीनों को अंडर वन मेंबर कर दिया जिसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ब्रिटिश टेरिटरी जो थी इंडिया में उसको यूनिफाई करने का काम किया इस एक्ट ने। उसके बाद में अलाउड नेटिव्स टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 15 भी है, तो ये आर्टिकल 15 कहीं ना कहीं यहाँ से ही प्रेरित माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर कुछ फ्लोज थे। फ्लोज क्या था कि एक तो ये हाईली सेंट्रलाइज कर दिया गया पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक ही बंदे के नीचे सारा का सारा पावर दे दिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सीधी सी बात है, ये बंगाल टेरिटरी के लिए ज्यादा काम करेगा एज कम्पेयर टू पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी के। तो और पूरा का पूरा अगर एक ही बंदे के पास में अगर होगा, आप ये चीज देखिए, पहले जिसको 3 गवर्नर मिलके संभालते थे, अब उसको संभालने के लिए सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। सारा का सारा लेजिस्लेचर वही देखेगा, एग्जीक्यूटिव वही देखेगा, सुप्रीम पावर उसके पास में दे दी गई। तो जाहिर सी बात है वो ऑटोक्रेट भी बन सकता है, डिक्टेटर भी बन सकता है। ठीक है, और ये देखा भी गया था, काफी सारे मामलों में उसने फेवर किया था बंगाल प्रेसिडेंसी को। ठीक है, तो यही नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंस ऑल द पावर्स वर वेस्टेड इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेड हिम वेरी पावरफुल एंड एट टाइम्स एक्टेड एज एन ऑटोक्रेट। तो ये सारे के सारे इसके सिग्निफिकेंट बोले जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पूरा डिटेल में हमने देख लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।